कि ज़िंदगी की अगर हर बात पूरी हो जाए तो हम तमन्ना किसकी करेंगे, क्योंकि जो हमारी अधूरी ख्वाहिशें होती हैं वो ज़िंदगी को जीने का मज़ा देती हैं। ये कहते हुए दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आए हैं इस प्रोग्राम में, और मेरे साथ हर बार की तरह है केसर इकबाल साहब जी, एक रिनाउंड साइकिक रीडर, एक एस्ट्रोलॉजर, जेम रीडर, और आपसे बात करके ही फ़ोन पे आपको बता देते हैं कि आपके सितारे आपसे क्या बातें कर रहे हैं और जो वो बातें कर रहे हैं उनका मतलब क्या है। ये कहते हुए मैं केसर साहब को इस प्रोग्राम में एक बार फिर वेलकम करती हूँ। केसर साहब, सितारे और हम प्रोग्राम में आपका वेलकम है, स्वागत है जी। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अपनी सारी ये गुफ्तगू अल्लाह ताला के पाक और पवित्र नाम से शुरू करता हूँ। तो केसर साहब, आज हम ये एक और एपिसोड लेके आए हैं सितारे और हम में, और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम क्वेश्चंस तो बहुत हैं। सबसे पहले आजकल जो कोविड का जो हम रिवर्स फैक्टर में चले गए हैं, फेज़ 1 में चले गए हैं, तो जैसे आप एक साइकिक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आप जब किसी के बारे में बात करते हैं, जब आप किसी के एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या सितारों के साथ उनका कनेक्शन देखते हैं, आप कहते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी या वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। मगर जब पूरे यूनिवर्स पे, जैसे इस समय पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आई हुई है कोविड की, इसके बारे में एस्ट्रोलॉजी का इसके साथ क्या कनेक्शन है, थोड़ा बहुत हमें बताइए। देखिए जी, सोच है अपनी अपनी, हाँ जी। यानी हर फर्द, हर डिपार्टमेंट, हर महकमा, उनका अपना अपना एक तरीका है इसके बारे में। अच्छा जी। लेकिन बेसिकली मैंने बहुत पहले मुख्तलिफ रागों में बताया था हाँ जी। कि जब राहु उठकर जेमिनाई में जाता है 18 साल के बाद। जेमिनाई कौन सा हुआ? जेमिनाई एक प्लेनेट है। अच्छा जी। तो हर 18 साल के बाद जब राहु जेमिनाई में जाता है तो बेसिकली वो घर जो है ना, उसके नीचे वो केतु का होता है। अच्छा जी। तो इसका मतलब ये है कि जब केतु और राहु आपस में मिलाप होता है हर 18 साल के बाद, कभी आप कोई हिस्ट्री देख लें अच्छा जी। तो हर 18 साल के बाद कोई न कोई ये आफत लेके आता है। अच्छा जी। कभी आपने सुना होगा ताउन की बीमारी फैली, कभी कोड़, कभी कुछ, कभी जंग लग गई। मसला ये है कि मौतें होनी है। ये जो है ना, केतु और उसके नीचे राहु, और राहु ऊपर केतु नीचे, ये 18 साल के बाद जब आता है अच्छा जी। तो ये इसी तरह के हादसात, वाक़यात बेशुमार लेके आता है। पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, अच्छा अगर आप वो सारा गिनती कर लें, 9/11 का जो है उसको कर लें, अच्छा जी। 2000 वो एक पाकिस्तान में, इंडिया में 2-3 दफ़ा जो जंग हुई है, लाखों मारे गए, हाँ जी। उनकी अगर आप वो जो डिस्टेंस है, टाइम ले वो देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जब भी राहु जमनाई में आता है तो नीचे उसके केतु होता है 18 साल के बाद, तो उस वक्त ये आफतें आती हैं इसी तरह की। सो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ये जो है अब ये जनवरी में शुरू हुई, हाँ जी, और इसका जो एंड था ना वो 23 सितंबर पे था। ये मैं बहुत देर से कह रहा हूँ। ठीक हो गया। मैं भी, कुछ और इंडिया के जो एस्ट्रोलॉजर हैं हाँ जी। उनकी भी इसी तरह की मिलती जुलती गुफ्तगू है। हाँ जी। तो वो तो अब एंड हो गई हुई है, लेकिन मैंने उस वक्त ही कहा था कि 23 सितंबर के बाद अभी बहुत सारा खौफ जो है अच्छा जी। वो शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। कुछ तो मीडिया का बड़ा दखल है इसके अंदर, हाँ जी। कुछ ये है कि जो लोग ढके छुपे हुए थे ना घरों में, इधर उधर, वो पार्टियों में निकले, वो शादियों में निकले, लिहाजा एक दूसरे को वो जो इन्फेक्शन था वो हमने बांटा है, लिहाजा वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन असल जो कहानी है ना वो 23 की सितंबर को एंड हो गई। अब इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने में एक तो सर्दी में ये चीज़ डेवलप होती है। हाँ जी। अगर गर्मियाँ होती तो बड़ी जल्दी ये ख़त्म हो जाता। ठीक है। फिर ये कि हमारे दिमागों और दिलों में एक खौफ बैठ गया हुआ है। अच्छा जी। इतना खौफ बैठ गया हुआ है कि अब आप देखो कि हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में
अपने अपने मुलाजमों को कहा जा रहा है कि जनाब टेस्ट कराओ जाके। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप इस बात को असेस करें कि जितनी स्पीड से 23 सितंबर से, जनवरी से लेकर सितंबर तक जितनी मौतें स्पीड से हो रही थी उतनी नहीं हो रही, इसलिए कि वो जो कोविड का जो असल टाइम है ना वो ख़त्म हो गया हुआ है। ये तो हमें अब जरासीम फैले हुए हैं, शादियों ब्याहों में लोग जाते हैं एक दूसरे को दे रहे हैं, ऊपर से ठंड है, ठंड में ये जरासीम मरते नहीं हैं। गर्मी हो तो अब तक ये काफ़ी फ़र्क और पड़ जाता। तो इस तरह करके ना ये अजीब अजीब कहानी है, मगर ये खौफ बड़ी दूर तक रहेगा, 2 साल तक। यहाँ तक कि दोस्त बैठे हों ना, अच्छे दोस्त आमने सामने, तो ज़रा सी छींक आ जाए तो वो जो है दूसरा जो है ना वो फ़ौरन उठ के भागने की कोशिश करता है। इतना खौफ और इतना उसका जो टेरर है वो फैल गया हुआ है। ये तो आप दोस्तों की बात कर रहे हो कैसर साहब, मैंने देखा है कि फैमिली में जब बच्चे अपने माँ बाप के साथ भी बैठे होते हैं, एक छींक कोई करता है तो सारे लोग अपने कमरे में भाग जाते हैं कि इन्फेक्शन तो नहीं है। हाँ, तो ये असल में ना कुछ थोड़ा सा मीडिया ने भी इसको एग्जैजरेट किया है बहुत ज़्यादा। कुछ जो डॉक्टर्स हैं या जो कुछ साइंसदान हैं उन्होंने कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी सर्च की है कि ज़ुकाम में भी वो चीज़ है, पेट दर्द में भी वो चीज़ है। हाँ जी। किसी को कुछ भी हो जाए तो इसलिए हर बंदे को अब वो टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। कईयों की फ़्लाइट लेट हो रही है, कई लोग जो है अंदर तड़े हुए हैं, उनको कहते हैं जी तुम 15 दिन बाहर नहीं निकलना। यानी अजीब से मसला बड़ा। लेकिन मैं गुजारिश ये करूँगा, मेरी कोई बात का बुरा नहीं बनाएं, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से आपने सवाल किया ना, हाँ जी। तो वो ये है कि ये 23 सितंबर को ख़त्म है, मगर इसकी जो रहंदी खूंदी इन्फेक्शन जो ब्याहों में, शादियों में, जलसों में इकट्ठी हुई है ना, हाँ जी, वो अब डिस्टर्ब कर रही है। उसके लिए हमें खुद एक दूसरे से परहेज़ भी करना चाहिए, बहुत मुहतात होना चाहिए। और वो ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि मियाँ जी टेस्ट कराओ, है ना, वे किसी और न हो जाए। और मेडिकल के लोगों को ख़ास तौर पर कहा गया है कि हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद जो है वो टेस्ट कराएं। हाँ जी, ताकि अगर किसी को है तो वो आगे ना जाए। हाँ जी। मगर ये बात आप देखें कि वो जो प्रेशर था, वो जो टूल भेजा था अल्लाह ताला ने हमें ठीक करने के लिए कि ये कोविड है, वो तो हम पीट रहे हैं मगर ठीक नहीं हो रहे। कभी मैंने सुना नहीं आज तक कि किसी ने कोई अपने घर में प्रे रखी हो, किसी ने अपने घर में कोई सदकात का इंतज़ाम किया हो कि चलो जी हम ये देते हैं, हम ये दुआएं कराते हैं। ये कोई नहीं है। बस वो भागम भाग है कि इन्हें नचबा दी, इनू खंघ आ गई जी, ये हुण सवेरे टेस्ट कराएगा। काम वाले कहते हैं तेरा गला ख़राब है, तू जाके टेस्ट करा। बस इस तरह का ये सिस्टम बना हुआ है। लेकिन हम उधर आए, हमें जो ये सज़ा देने का मौका बना वो ये था कि अल्लाह ताला गॉड चाहता है कि हम अपनी रविशों को बेहतर करें। वो तो किसी ने अभी तक तकरीर ही नहीं की, ना किसी पादरी ने, ना मौलवी ने, बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी फलाना ऐसे कहता है, फलाना ऐसे कहता है। तो ये सिलसिला है जी। सितारों के रूह से 23 सितंबर को कोरोना जो है वो ख़त्म है। ये बस रंदी खूंदी जरासीम और ये सारा जो है ये कुछ देर तक सिलसिला चलता रहेगा। दोस्तों, केसर साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया और उन्होंने हमें ये कहा, कोविड के बारे में अपडेट दी है। और उन्होंने पहले भी हमारे काफ़ी प्रोग्राम से में बताया था कि ये अब डाउन टर्न पे है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बताया है कि इसका जो खौफ है अभी तक बहुत ज़्यादा है लोगों में। और अब जो कोविड की टेस्टिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये फैल बहुत रहा है। और उन्होंने जो सबसे अच्छा मैसेज किया है कि रब को याद रखें और रब को प्रेयर करें और हमेशा पॉजिटिव रहें और इस चीज़ के तरफ। भाई मैंने नहीं अभी सुना किसी ने कहा होगा लो जी हम बहुत सारे सदके निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ मैंने नहीं सुना कोई ये नहीं कह रहा कि हम अपने घर में कोई जी नात खानी करवा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि हम अपने घर में प्रे करवा रहे हैं ताकि सुबह के वक्त 2:30 बजे, जब 2:30 बजते हैं तो आपने देखा होगा चर्चेज में, मस्जिदों में, मंदिरों में, हाँ जी, वो आवाज़ें आती हैं पूजा पाठ की। हाँ जी, हाँ पूजा पाठ से मुराद ये है कि प्रे की। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो है असल में वक्त होता है कि आप लोग उठ के अपनी मस्जिदों में जाएं, अपने चर्चेस में जाएं
अपने गिरजों में जाएं, वो कोई नहीं जाता। वो पादरी अकेले बेचारा चीख मुझे हंसी आ गई, वो बोल बाल के आप भी चुप कर जाते हैं कि कोई आता तो है नहीं। So basically नहीं, सुनो अभी कहानी अगली। 2:30 बजे के बाद थोड़ा बचता है ना, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते अच्छा आपके घरों को ब्लेस करने के लिए आते हैं। उस वक्त शैतान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है। 2:30 बजे से पहले मार धाड़ चीख पुकार चोरी चकारी का काम होता है। उसके बाद जब फरिश्ते आते हैं तो वो घरों को ब्लेस करते हैं। आपके घर में अगर प्रे हो रही है, आपके घर में अगर अल्लाह ताला की हम्द की आवाज़ें आ रही हैं, तो 100% वो कहेंगे कि लो जी है भी कर से, इसको भी नोट करो, ब्लेस कर देंगे आपके बच्चों को भी, आपको भी। आपके बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी। तो हम इस तरफ क्यों नहीं आते? हम ये कहते हैं कि लो जी वो कैसे साहब ने एक नवी स्टोरी छाड़ दी है, सदका दे दो, ये करो वो करो। वो तो मैं कहता हूँ मेरा काम है, मुझे ड्यूटी मिली हुई है कि मैं लोगों को समझाऊं कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। बहुत अच्छे। और इस तरह हम अपने को भी बेहतर, अपनी ज़िंदगी तो बेहतर कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों की फैमिली की भी बेहतर कर सकते हैं। नहीं, अपने को से क्या मुराद है? मुझे कह रही है? नहीं, जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि आप बता रहे भैया हैं हम तो सुबह शाम लगे रहते हैं ठीक करने के लिए कि लोग अगर प्रेयर करना शुरू कर दें तो उससे ये है कि आसपास का एनवायरनमेंट भी बेटर हाँ नहीं, आप ठीक कहती हैं, लेकिन ये इतनी बातें करने का मकसद जो है वो ये है कि कोरोना आई, कोरोना का जो है ना असल एंड ख़त्म हो गया हुआ है। अब देखो ना हमारी गवर्नमेंट है, वो कितना अजीम बंदा है जो प्रेसिडेंट है, उसको कितना फिक्र है लोगों को, अब भी वो खर्चा दे रहे हैं। हाँ जी, डर के मारे कि यार कुछ हो ना जाए। हाँ जी, हैं, और कितनी मतलब केयर है, ये बहुत बड़ी बात है हमारी ज़िंदगी में। ये तो एक नमूना है, ऐसे हमने कभी सुना नहीं। सच ए नाइस पीपल, ऐसे लोग जो कि अपने लोगों से इतनी हमदर्दी करते हैं। खुदावंद उस शख्स को बुलंद यानी ब्लेस करे, जितने भी लोग हैं हुकूमत में जस्टिन ट्रूडो के साथ साथ, कि उनकी सोच कितनी बुलंद है। बहुत अच्छी। उनको मैं खुदावंद की तरफ से ब्लेस करता हूँ कि वो हमेशा शादमा रहें। बहुत शुक्रिया के साहब। अब हमने कोविड की चर्चा की, आपने कुछ बातें लोगों से शेयर की। दोस्तों अब हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। मैं आपसे 2-4 जो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, वो मैं ये नहीं चाहती कि हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और मैं पूछ ना सकूँ। केसर साहब, अक्सर हमारे को फ़ोन कॉल्स आती है जब हमारा शो ख़त्म हो जाता है। अक्सर लोग कॉल करके कई क्वेश्चंस पूछते हैं और उनकी क्वेरीज मैं संभाल के रखती हूँ ताकि मैं आपको आने वाले शो पे पूछूँ। मेरा सवाल जो कि हमारे क्लाइंट्स का एक सवाल है, हमारे को देखते हैं हमारे इस प्रोग्राम को और जो बिना नागा देखते हैं, उनमें से एक सवाल ये है कि वो कहते हैं कि जैसे कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जी। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे उसकी माँ एक बहुत अच्छे स्कूल की प्रिंसिपल है, एक एजुकेटेड है, बाप एक इंजीनियर है। जब बच्चा पैदा होता है और जब वो बड़ा होता है तो उसकी जो एजुकेशन की जो लैडर होती है बड़ी ही वीक होती है। वो एजुकेशन में वीक होता है, उसका करियर बिल्कुल ठीक नहीं वो होता, पढ़ता ही नहीं है चज से। तो वो कहते हैं कि वो माँ बाप के जो स्टार्स होते हैं जब वो पैदा होते हैं कि उसके स्टार के साथ अलाइन नहीं होते। ऐसा कैसे होता है कि माँ बाप कई बार इतने पढ़े लिखे होते हैं और बच्चे पढ़े लिखे के अपने करियर को ही नहीं पकड़ सकते। कमाल कर दी, ये सवाल ऐसा ज़बरदस्त है कि आगे हमने कभी डिस्कस नहीं किया। अच्छा जी, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये असल में ना कहानी बड़ी गौर करने वाली है। अच्छा जी, यहाँ तक तो ठीक है कि जब बच्चा पैदा हुआ और उस वक्त के बाद 2 उसने सांस लिए और एक आसमान पर एक जोडिया बना हुआ है, ठीक हो ठीक है। वो जोडिया में मुश्तरी यानी सैटर्न मंगल अपनी अपनी जगह पर, जो उनकी जगह है वहाँ पर बैठे हैं और वो बच्चे के साथ जुड़ जाते हैं। अगर तो वो जोडिया में मुश्तरी जो है, जुपिटर जो है, किसी बड़ी पॉजिटिव जगह पे है तो वो बच्चा एजुकेशन भी लेता है, सारा कुछ होता है। अगर सैटर्न जो है वो किसी अच्छी जगह पर है तो वो सैटर्न भी बच्चे को सपोर्ट करता है, उम्र भी लंबी होती है, ठीक है। अगर मरकरी जो है अच्छा है तो वो आपकी तरह बड़ी चमक दमक और गुफ्तगू और ये वो, जैसे कि आप बड़ी एक ब्रिलियंट एंकर है, इसी तरह होता है। मगर इसके पीछे कहानी एक और है जिस पर हम बहुत कम गौर करते हैं, वो ये होता है कारमा। अच्छा, कारमा किसका कि मुकद्दस किताबों में जो कि इल्हामी किताबें हैं, अल्लाह ताला ने जो किताबें दी हुई हैं, अगर उनको पढ़ा जाए तो उनमें
लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे गुनाहों की का बदला तुम्हारी आल और औलाद से लूँगा। अच्छा जी। ये बाइबल में भी है, ये कुरान मजीद में भी है, ये दूसरे और भी जो मज़ाहिब हैं, इल्हामी किताबें हैं, उनमें भी है। इसका क्या मतलब है कि जो तुम गुनाह करते हो ना, मैं तुम्हारी आल औलाद से बदला लूँगा। तो क्या होता है कि ये एक वखरा और दफ्तर है। अच्छा। जब जब औरत यानी होती है ना प्रेग्नेंट होने, तो उस वक्त वो हरकत करता है कि लै भाई ये जरा फलाना है ना, ये जो तूने कहा प्रिंसिपल है, और ये माँ इतने लोग हैं, मगर इन्हों की जी पिछली कहानी है ना, इनके बड़ों ने जो की हुई है वो इस तरह की है, लिहाजा इनको सजा देनी है। अच्छा। और इनका जो बच्चा है वो अब जब कम पड़ेगा, जब साइकिलों के ऊपर पेंचर लगाएगा प्रिंसिपल साहब का बेटा, तो फिर प्रिंसिपल को ख्याल आएगा कि यार ये क्यों इस तरह हुआ है, मैंने कहीं गलती तो नहीं की। लेकिन याद रखिए, हमारे गुनाहों की जो सज़ा है वो लिखा है कि मैं तुम्हारी आल औलाद से लूँगा। अच्छा जी। अंडरस्टैंड कि जो हमारे आबाद थे, जो वो गलतियाँ की थी, उसकी सज़ा। इसीलिए कई दफ़ा होता है कि जी बाप बड़ा ऑफिसर है, बड़ी बात है, और बेटा जो है वो कुछ भी नहीं। बाप बहुत बड़ी शख्सियत है, बेटी बेचारी घर बेघर है, उसको मकान ही नहीं मिल रहा। तो इस तरह करके ना ये एक बड़ा टॉपिक ज़बरदस्त था। मेरा ख्याल है समझने वाले को मेरी बात समझ आई होगी। अच्छा जी। कि हमें अपने जो किरदार या हमारे करैक्टर या जो हम काम करते हैं, हमें इस तरीके से करने चाहिए कि हमें हमारी जो आने वाली नस्ल है ना, अच्छा उसको ना भुगतना पड़े। ठीक हो। वो ना बेचारे इस चक्कर से आ जाए कि लो जी ये कैसर इकबाल की औलाद है, ये फलानी है, ये देखो क्या है। असल में वो आपका कसूर नहीं है, ना माँ का है ना बाप का है। वो जो बच्चों के आगे आता है ना सारा स्टोरी, वो पिछले जो लोग हैं उन्होंने जो कुछ किया होता है वो आगे आती है। सो केसर साहब, मैं आपसे इसी क्वेश्चन का पार्ट भी पूछना चाहती हूँ। वो ये है कि अब आज के दिन में किसी का करियर नहीं बन रहा और उसके जो पेरेंट्स थे उनका करियर बहुत स्ट्रांग था। आज के दिन में जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, जैसे कि आपने कहा कि पुराने जो पिछले लोगों की जो जो कर्म होते हैं उनका असर उस पर है। आप इस केस को अगर सुलझाना हो, माफ़ी मांगे खुदावंद के आगे, सर झुकाएं, सदके दें, दुआएं कराएं अपने लिए, अपने कमाई में से, अपनी इनकम में से, तो फिर शायद कोई बात हो। मेरा एक क्लाइंट है, वो उबर चलाता है। अच्छा जी। उसको मैंने कहा कि आप ऐसा हो सकता है कि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है वो आप किसी गरीब को या किसी मुस्तहिक लोगों को दिया करें। तो उसने कहा कि मेरा तो बस पूरा ही होता है, लेकिन यह है कि मैं कोशिश करता हूँ किसी ना किसी जगह पर। मैंने कहा एक आसान तरीका बताता हूँ, चलो पैसे के मामले में अगर आप नहीं करते तो लिखा हुआ है कि आप अपनी अगर वक्त का 10% भी दे देते हो ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात खुश होती है, वो एडजस्टमेंट हो जाती है। अच्छा। यानी आपके जो 12 घंटे हैं या आपके जो जॉब के 10 घंटे हैं या 8 घंटे हैं, उसका 10% जो है आप किसी, आपने देखा होगा फिल्मों में भी, यहाँ पर भी, कि एक बूढ़ी औरत अगर जा रही है ना, उसने थोड़ा सा वज़न उठाया हुआ है, तो एक बच्चा जाके उसको कहता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वो सामान उठा कर उसके घर तक रख के आता है। उसके किसी बड़े ने उसको समझाया हुआ है कि ये ऐसे करना है। वो जो हेल्प है ना, वो जो वक्त दिया उसने, 10 मिनट या 15 मिनट का वक्त दे दिया, वो एक बहुत बड़ी बात है। और वो जो क्या करता है, वो जो टैक्सी वाला है, उबर वाला, वो करता है रोज़ाना किसी एजड आदमी को या किसी औरत को जाते हुए रोक के पूछता है कि आपने किधर जाना है जी। तो वो आगे से ना हेजिटेट करते हैं कि पता नहीं ये पैसे मांगेगा। फिर वो कहता है नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं मांग रहा, अच्छा। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अच्छा। फिर वो जहाँ वो कहते हैं वहाँ वो छोड़ के आता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी खुश होती है। आसमान पर खुशी मनाई जा रही है कि एक इंसान जो है वो इंसानों के लिए कितना फ़िक्रमंद है कि आए जी बैठे, मैं आपको छोड़ के आता हूँ।
और ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोगों के पास अगर इन्वेस्टमेंट जो ऐसी है तो आप अपना टाइम का आधा घंटा घंटा जो है वो, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे कमरे में ना बहुत सारा फूड इकट्ठा होता है, आपने देखा है। हाँ जी, हाँ जी। वो एक साहब है, उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है। वो काम इतना मुश्किल नहीं और इतना आसान भी नहीं। वो मेरे कमरे से सारा मटेरियल उठा के अपनी गाड़ी में खुद रखता है और खुद रख के वो जाके वो जो इकट्ठा होता है ना मेरे पास सारा, हाँ जी। वो सेवा फूड वालों को दे के आता है। अच्छा जी। और मैंने उसको एक दो दफ़ा कहा है किसी की हेल्प को, तो नहीं सर, ये मैंने जिम्मेदारी ली हुई है, ये टाइम मैं देना चाहता हूँ इस काम को। अगर आप लोग अपने पैसों से यहाँ मटेरियल इकट्ठा करते हैं लोगों के देने के लिए, तो मैं अपना वक्त जो है वो साथ जोड़ना चाहता हूँ। मैं अपना वक्त जो है ना साथ लगाना चाहता हूँ ताकि खुदावंद की मर्ज़ी हो, उसका जलाल उसके ऊपर हो, खुशी हो, उसके बच्चों के ऊपर ब्लेस हो, उसके ऊपर हो। तो इस तरह करके ना मैं ये बताता हूँ कि इस ज़िंदगी में बड़े आसान तरीके हैं कि आप किस तरह अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं। बात शुरू होती है सितारों से। तो वो सितारों की बात जो थी शुरू हुई कि वो एक यानी लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे गुनाहों का जो बदला है तुम्हारी आल औलाद से लूँगा, लेकिन वो उससे पहले है, वो जो कुंडली बनती है ना उससे पहले का चक्कर है। अच्छा। लेकिन अगर हम ख्याल रखें तो हम सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता कवर कर सकते हैं और ब्लेसिंग ले सकते हैं और अपनी आल औलाद के लिए अच्छे रास्ते बना सकते हैं। बहुत अच्छे आपने जवाब दिया केसर साहब। और दोस्तों, हर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जैसे केसर साहब ने की कि कई बारी हम अपनी तरफ से मॉनेटरी हेल्प नहीं किसी की कर सकते या हम सदका नहीं दे सकते, शायद हमारी इनकम या हमारे जो खर्चे हैं उसके बीच में से हम उतना पैसा नहीं भी निकाल सकते। मगर हाँ, उन्होंने कहा कि आपकी समय की अगर आप कंट्रीब्यूशन किसी के लिए करें, समय की आप सदका करें, तो वो भी आपको काफ़ी दूर तक लेके जा सकता है। वो अल्लाह ताला की ज़ात खुश होती है, तो रब इसमें बहुत खुश होते हैं। तो केसर साहब, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा था कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। पहले तो अभी हमने बात की है करियर के ऊपर कि जब किसी का करियर नहीं चल रहा होता और उसके पीछे उनकी जो फैमिली बड़ी प्रॉस्परस होती है मगर ये बंदा प्रॉस्परस नहीं हो रहा, तो आपने जवाब दिया, आपने डिफरेंट बताए, रीजंस बताए, जो कि हमारे दोस्तों ने, हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी तरह सुने हैं। अब मेरा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपको, वो भी हमारे क्लाइंट्स का एक क्वेश्चन है, आपके लिए आया है। वो उन्होंने हमसे ये पूछा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट उनके लिए क्वेश्चन है। कहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल एक केस है कि दो दोस्त थे, ठीक है, वो दोस्त, उनकी दोस्ती 15-16 साल से चल रही थी, फैमिली रिलेशनशिप बड़ा अच्छा, जहाँ आना जाना खाना पीना कोई नहीं, बहुत प्यार, बच्चों में भी फैमिलीज में भी बहुत प्यार। तो एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना एक बिजनेस इकट्ठे कर लिया जाए। तो फ्रेंड ए ने फ्रेंड बी को कहा कि हम पार्टनरशिप कर लेते हैं और पार्टनरशिप का लेट्स से टेक्सटाइल का बिजनेस है, हम दोनों मिलके करेंगे। तो जैसे उन्होंने सारे अपना बनाया, कॉरपोरेशन बनाई, सारा कुछ सेट टू गो हो गया और बिजनेस भी शुरू हो गया। मगर जिस तरीके से बिजनेस शुरू हुआ और दोनों की कमिटमेंट थी, मॉनेटरी कमिटमेंट थी, पर्सनल कमिटमेंट थी, उस तरीके से उनका जो बिजनेस था फ्लरिश नहीं हुआ और बिजनेस दिन ब दिन गिरता गया। जबकि उनकी एक्सपर्टीज थी, उनमें से एक की फुल एक्सपर्टीज थी टेक्सटाइल में, दूसरी की अपनी कमिटमेंट एक्सपर्टीज, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी बिजनेस जो था फेलियर के कगार की तरफ चलने लग गया। अब आप मुझे ये बताइए कि जब रिलेशनशिप है, जब रिलेशनशिप एक कैजुअल है और एक रिलेशनशिप एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप में बंध जाता है, क्या उस पे भी सितारों का असर होता है? जैसे वो पहले एक दोस्त थे, अब पार्टनर बन गए, तो क्या इसका सितारों से कोई कनेक्शन है? जी बिल्कुल है, ये तो बड़ी एक लिखी पड़ी बात है। बहुत दफ़ा मैंने प्रोग्रामों में जिक्र भी किया कि एग्रीमेंट, ओके, ये एग्रीमेंट है मियाँ बीवी के दरमियान शादी। अच्छा जी। एग्रीमेंट है ये बिजनेस दो बंदे मिलके करें। अच्छा जी। और हर वो रिलेशन, अच्छा जी, जिसके अंदर कोई प्रोडक्टिव मैटर होना हो, अच्छा,
प्रोडक्टिव मैटर मैं समझा हाँ नहीं जी। सकता, शायद आप समझें। हाँ जी। जैसे कि मियाँ बीवी हैं, उनके दरमियान एक प्रोडक्टिव मैटर ये होता है कि उन्होंने अपने घर को डेवलप करना है, बच्चे पैदा करने हैं। ठीक है। ये एक रिलेशन कि दो दोस्त मिलते हैं, वो कहते हैं जैसे बिजनेस करिए, वो प्रोडक्टिव मैटर है। प्रॉफिट्स। ठीक है। इस तरह के जो रिलेशन है ना, उनमें प्लैनेट एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होने चाहिए। अच्छा। उस तरह हेलो आए तुसी किथे रहंदे हो जी, अच्छा जी। ठंड बड़ी है जी, वो बारिश पड़ी, ये जो तल्लुकात है इनका प्रोडक्टिव मैटर से कोई तल्लुक नहीं। ये भावें तुसी 10 साल किसी को करते रहो, फोन करते रहो, मिलते रहो, अच्छा। ये कोई रिलेशन नहीं है। अगर ठीक कोई है तो एवं ये वाकफियत है, इसमें वो प्रोडक्टिव मैटर का चक्कर नहीं आता। जहाँ प्रोडक्टिव मैटर का चक्कर आएगा, अच्छा। जैसे कि मियाँ बीवी की शादी, जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो भी इसी तरह के ही होते हैं। जैसे कि कोई ये जैसे कि आपने बोला कि दो दोस्तों ने सलाह की, पार्टनरशिप, वो एक प्रोडक्टिव मैटर है कि पार्टनरशिप करें जी, बिजनेस करें जी, पैसा कमाएं जी। वहाँ पर दोनों के प्लैनेट जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होने चाहिए। समझे? सही हो गया। अगर तो दोनों के प्लैनेट कंपैटिबल हैं, अगर कोई मंगलीक है तो दूसरा भी मंगलीक, अच्छा। अगर एक मंगलीक नहीं है तो दूसरा भी मंगलीक नहीं। अच्छा जी। ठीक है। या फिर आमतौर पर ऐसा होता है कि राहु किसी जगह पर किसी का नेगेटिव होता है, वो भी कंपैटिबल नहीं होते। अच्छा जी। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मोटी मोटी हैं, गहराई में जाएं तो और भी बड़ी चीज़ें हैं। कई मेरे सामने जब क्लाइंट बैठते हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ें निकालता हूं कि इस तरह हो। तो वो जब तक कंपैटिबल नहीं होंगे, बिजनेस ठीक नहीं चलेगा, वो एक दूसरे को लेके डूबेंगे। अच्छा। अगर हम, मुझे ना उधर से इस्लामाबाद से फ़ोन आया, हम एक रेस्टोरेंट ख़रीदने लगे हैं और एक साहब हमारे साथ पार्टनर बन रहे हैं, तो ज़रा उसका बताइए। मैंने कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी, कोई कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा मुझे एक बात बता दीजिए कि उसकी बीवी एक ही है और पहली बीवी है। अच्छा। तो कह लगा नहीं जी दूसरी। अच्छा। तो मैंने कहा बस फिर इससे पीछे हट जाओ। अच्छा। क्योंकि वो दूसरी बीवी जो है वो होने के डाउट ये होते हैं कि आया इसका रिश्ता मंगल की वजह से छूटा है या क्या वजह है। अच्छा। ठीक है। तो इस तरह करके ना वो आपके लिए, मैंने कहा हो सकता है फ़ायदेमंद ना हो। तो इसी तरह जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, जब आप शादी का सिलसिला बनाते हैं, तो वो एक ही बात है, वो एक एग्रीमेंट है फॉर योर, एक प्रोडक्टिव मैटर के लिए। ठीक है। तो उसके लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ हो और देखा जाए कि आपका मंगल कहाँ है। इसी तरह दूसरी पार्टी जो है उसका भी देखा जाए आपका मंगल कहाँ है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ। और केसर साहब, ये जो हम करियर की बात कर रहे हैं या प्रोडक्टिव मैटर की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की, मतलब कि फाइनेंशियल मैटर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने जैसे बताया कि हमारे जो असरात हैं, जो हमारे जो सितारों का असरात चल रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल हमें रखना बहुत ज़रूरी है। केसर साहब, ये जो बात है इसके बारे में मैं थोड़ी और इलेबोरेशन से अगली बार आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे को इंडिकेशन अभी हमारा शो खत्म होने का टाइम हो गया। मुझे पता नहीं लगा। ओके, ठीक है, ठीक है। तो मगर आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे को दी। दोस्तों कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या आपका प्लान है और आप चाहते हैं कि इसके बारे में, मुझे ना 1 मिनट बात करनी है। सॉरी मैं बात कर रहा हूँ कि इनको नंबर बताएं जरा, ऊंची ऊंची। आप बोलें। 41 नहीं, वो एक साथ पीछे बैठे हैं, उनको आवाज़ नहीं जा रही। आप बोलें, आप बताएं। 4168310493 मेरे साथ रब्ता कीजिए। बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं हम बातों से हल कर सकते हैं। हाँ जी। यानी मैं आपकी कुंडली को इतनी डिटेल से, इतनी गहराई से पढ़ सकता हूँ। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये भी एक ख्याल रखिए। आप चाहे कलकत्ते में बैठे हैं, मुझे आप सिंपली हेलो कीजिए। मैं आपकी बहुत सारी डूबी हुई बातें, छुपी हुई बातें जो कि आपको भी नहीं पता, मैं बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आपको तंग कर रही हैं आपके बिजनेस में, आपकी ज़िंदगी में, उनका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। और आपको कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। अगर वो
डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं है तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आधी पिचादी है फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं आता तो फिर भी कोई बात नहीं, यू जस्ट से हेलो, देन आई विल लेट यू नो एवरीथिंग, जो कुछ भी है आपके पास हो रहा है आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सो दोस्तों, ये कहते हुए हम आज का ये एपिसोड क्लोज करते हैं, टाइम बहुत हो चुका है। आप अगर इस बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो अगला एपिसोड आप प्लीज़ मिस ना कीजिएगा। हम फिर करियर प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लैनेट्स का उनके ऊपर क्या असरात है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार फिर आपको मिलेंगे, मगर तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।